फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद सिविल बडी पर। और मैं हूं अमित सिंह भदौरिया। आज हम बात करने वाले हैं लेक्चर नंबर 7 की एस्टिमेट एंड कॉस्टिंग की जो सीरीज़ हमारी जो हम फुल कोर्स डिस्कस कर रहे हैं उसका ये लेक्चर नंबर 7 है। इससे पहले के जो लेक्चर्स हैं अगर आप वो देखना चाहते हैं तो उसके लिए अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगा। ओके, इससे पहले का जो लेक्चर नंबर 6 है वो ऊपर आप आई आइकन से देख सकते हैं, वहाँ से आपके लिए अवेलेबल करा दिया जाएगा। उसके अलावा और भी बहुत सारे कोर्स हैं जो आपके लिए बनाए गए हैं जो कि प्लेलिस्ट में आपके लिए अवेलेबल हैं। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं लेक्चर नंबर 7 की कि आज हम क्या करने वाले हैं। तो आज हम सबसे पहले समझेंगे शेड्यूल ऑफ रेट्स क्या होते हैं और फिर धीरे धीरे इस लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे और बहुत सारी ऐसी चीज़ें सीखने वाले हैं जो आपने पहले नहीं पढ़ी होंगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं शेड्यूल ऑफ रेट क्या है। जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पर रेट आ रहा है। रेट से मतलब आ रहा है कि ये कहीं ना कहीं हमारी जो अलग अलग क्वांटिटीज़ हैं उनकी रेट्स के बारे में हमको बताएगा। तो ध्यान रखना कि शेड्यूल ऑफ रेट क्या है, एक डॉक्यूमेंट होता है जिस डॉक्यूमेंट में सबकी यूनिट प्राइस होती है। यूनिट प्राइस किसकी, जितने भी आइटम्स हैं आपके कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, जैसे सीमेंट हो गया, आपके एग्रीगेट वगैरह हो गए या अदर जैसे रेनफोर्समेंट वगैरह जो यूज़ में आप ले रहे हैं, ठीक है ना, सबकी यूनिट प्राइस वहाँ पर लिखी हुई होती है। ओके, लेकिन इसका ध्यान रखें कि यहाँ पर क्वांटिटी के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं होता है। तो ध्यान रखना, शेड्यूल ऑफ रेट में सबकी यूनिट प्राइस गिवन होती है, ऑल्सो करंट रेट के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, बट वहाँ पर क्वांटिटी के बारे में कोई भी अपने पास इंफॉर्मेशन नहीं होती है। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। अब बात कर लेते हैं क्वांटिटी ऑफ सर्वेइंग में। क्वांटिटी ऑफ सर्वे की आपको जैसे पता चल रहा है क्वांटिटी आ रहा है, यानी कि इसमें क्या होता है, जितने भी आइटम्स आप यूज में ले रहे हैं उनकी क्वांटिटी के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई होती है। तो अब ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जा चुका है कि शेड्यूल ऑफ रेट में किसकी इंफॉर्मेशन होती है, कॉस्ट की यानी कि रेट की और क्वांटिटी की, या फिर ओनली रेट की या फिर क्वांटिटी की। इस तरह से क्वेश्चन आया हुआ था या ऑल ऑफ द अबव करके क्वेश्चन था। तो आप ध्यान रखना कि क्वांटिटी सर्वेइंग में क्वांटिटी के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, जबकि शेड्यूल ऑफ रेट में या रेट्स एनालिसिस में इसमें क्या है, रेट के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। ओके, करंट रेट के बारे में भी पूछ ले तो करंट रेट के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। उसके अलावा जब भी हम मेजरमेंट वगैरह करते हैं तो वहाँ पर क्या है, अलग अलग तरह से आपको मेजरमेंट लेने होते हैं, अलग अलग तरीके से आपको डेटा लिखना होता है। तो डेटा लिखने के लिए दो शीट काम में आती है आप, या फिर दो तरह की कॉपी होती है जो सर्वे इंजीनियर आपके काम में लेता है मैक्सिमम। एक तो है मेजरमेंट बुक। तो ध्यान रखना है मेजरमेंट बुक देखने में कैसी होती है, मतलब क्या क्या उसमें इंडेक्स होते हैं या क्या क्या कॉलम्स होते हैं। तो उसमें सीरियल नंबर होता है, आपका आइटम डिस्क्रिप्शन होता है, कितने नंबर्स हैं, लेंथ, विड्थ, हाइट और क्वांटिटी। हाँ, एक चीज़ और, जब भी आपके पास में मेजरमेंट होगा तो मेजरमेंट हमेशा एल बी एच इस फॉर्म में लिखा जाता है। एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि अगर लेंथ विड्थ हाइट है तो उसको किस फॉर्म में लिखा जाता है, तो लेंथ विड्थ हाइट की फॉर्म में लिखा जाता है। किसी भी डायमेंशन को अगर आप लिख रहे हैं, लेंथ विड्थ और हाइट है, तो यही आपका क्या होता है, क्रम होता है, लिखने का सीक्वेंस यही होता है। ठीक है, ये तो थी मेजरमेंट बुक। इसके अलावा एक एब्स्ट्रैक्ट शीट और होती है। तो ध्यान रखना, एब्स्ट्रैक्ट शीट में सीरियल नंबर, आइटम डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी और यहाँ पर यूनिट लिखी होती है, जबकि यहाँ पर रेट होती है और यहाँ पर अमाउंट होता है। तो दोनों में डिफरेंस है। एब्स्ट्रैक्ट शीट में आपके अमाउंट और रेट से रिलेटेड कॉलम होते हैं, जबकि आपकी मेजरमेंट बुक में रेट और अमाउंट से रिलेटेड कोई भी कॉलम नहीं होता है। ठीक है ना, तो दोनों में फ़र्क है, ये दोनों आपको आने ही चाहिए और आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ अफेक्टिंग द रेट एनालिसिस, कि जो रेट एनालिसिस है, इस रेट एनालिसिस को कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पहला फैक्टर है क्वालिटी। आपकी मटेरियल की कैसी क्वालिटी है, ये क्वालिटी ही बताएगी कि उसकी रेट कितनी वेरी कर रही है। आपको जैसा पता है, अगर आप बहुत ही अच्छी क्वालिटी का अगर आप कोई प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं तो आपको पता है उसकी रेट भी क्या होगी, हाई होगी। ठीक है, इसके अलावा मिक्स प्रोपोर्शन इस पर भी डिपेंड करेगा। साथ ही साथ में कंस्ट्रक्शन फैसिलिटी अवेलेबल ऑन साइट, कि जो कंस्ट्रक्शन की फैसिलिटी है वो साइट पर कितनी अवेलेबल है या नहीं है, इस पर भी डिपेंड करेगा। इसका लोकेशन ऑफ द साइट, देखिए अगर आपकी साइट की लोकेशन सही है, मतलब ऐसी जगह पर आपकी साइट है जहाँ पर आपके ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है या जितनी भी चीज़ें हैं वहाँ पर आसपास अवेलेबल है लोकल एरियाज़ में, तो आपके कहीं ना कहीं जो रेट है वो रेट आपको कहीं ना कहीं क्या मिल जाएगी, कम रेट में चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। लेकिन अगर आपकी लोकेशन ऑफ साइट बहुत ही ज़्यादा बाहर है या सिटी से बाहर है या किसी जंगल में कोई ऐसी जगह है जहाँ आना जाना थोड़ा मुश्किल है, तो ट्रांसपोर्टेशन का चार्जेस वहाँ पर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस एंड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ पर भी डिपेंड करता है कि अगर मान लीजिए आपने कोई इस जगह साइट है आपकी जहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी ऑलरेडी अवेलेबल नहीं है, मतलब आपको ट्रांसपोर्टेशन के लिए खुद ही आपको वहाँ पर रोड बनानी है, पहले तो आपको रोड बनानी है।
ठीक है। और रोड बनाने के बाद में फिर आपको वहाँ पर व्हीकल्स वगैरह जो पहुँचाने हैं वो खुद के ही व्हीकल्स होंगे, खुद का ही पूरा सामान होगा, तो वहाँ पर क्या हो जाती है आपकी जो कॉस्ट है, जिस कॉस्ट आपको लगानी है, तो कैपिटल कॉस्ट भी क्या इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो उससे ये क्या होता है कि एक्स्ट्रा एक फैक्टर आ जाता है कि अगर वहाँ पर ऑलरेडी अवेलेबल चीज़ें हैं या नहीं है। इसके अलावा ओवरहेड चार्जेस, इस पर भी डिपेंड करता है, ओवरहेड चार्जेस क्या होते हैं अभी मैं डिस्कस करूँगा। इसके अलावा रेट ऑफ लेबर और मेजन और मटेरियल, इनकी रेट्स क्या है वहाँ पर लोकलिटी में, इन पर भी डिपेंड करता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिन पर आपकी रेट एनालिसिस डिपेंड करती है। ओके, तो ये आपको याद रखना है कि ये कुछ फैक्टर्स हैं इन पर ही डिपेंड करेगा, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है एसएससी में इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, 4 ऑप्शन है, पूछा गया कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है, 3 फैक्टर दे दिया और नीचे दे दिया ऑल ऑफ दिया वो, तो ज़्यादातर केसेस में ऑल ऑफ दिया वो आंसर हो जाता था। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पहले आया करते थे, मतलब 4-5 साल पहले एसएससी में ऐसे क्वेश्चन आया करते थे। फिलहाल ये क्वेश्चन नहीं दिख रहे हैं, मतलब पहले ये था कि लगभग आपको 5 से लेकर 10 क्वेश्चन इस टाइप के मिल जाते थे, अब 1-2 क्वेश्चन ही आते हैं। तो हमको तैयार रहना है, हो सकता है ये क्वेश्चन रिपीट भी हो जाए, तो आपको ये क्वेश्चन आने चाहिए। ओके, अब 2 इंपॉर्टेंट नोट हैं, इन नोट को भी पढ़ लीजिए, इनको याद कर लीजिए। 2 इंपॉर्टेंट कुछ इंपॉर्टेंट जो नोट हैं वो क्या हैं, वो ये जो हमारी बीएसआर रेट्स वगैरह की जो बुक होती है और हमारा जो प्रैक्टिकल डेटा है उससे रिलेटेड है। आपसे एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि आपके पास में 100 मीटर स्क्वायर का कंक्रीट का एक फ्लोर है, समझना 100 मीटर स्क्वायर का कंक्रीट का एक फ्लोर है, उसकी फिनिशिंग करने के लिए आपको कितनी सीमेंट की आवश्यकता होगी, तो 0.20 मीटर क्यूब सीमेंट की आवश्यकता होगी, यानी लगभग 6 बैग आपको रिक्वायर्ड होंगे। क्वेश्चन समझ में आया क्या है? क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि 100 मीटर स्क्वायर का कोई एक एरिया है, पर्टिकुलर फ्लोर है, और इसकी आपको फिनिशिंग करनी है सीमेंट से, तो कितनी सीमेंट चाहिए, तो भाई सीमेंट के जो बैग चाहिए वो नंबर ऑफ बैग कितने, 6 बैग आपको रिक्वायर्ड होंगे। लेकिन ध्यान रखना अगर बैग ना पूछे तो 0.20 मीटर क्यूब अमाउंट आपको रिक्वायर्ड होगा, इतना वॉल्यूम आपको रिक्वायर्ड होगा। ओके, इसके साथ में अगर आपको व्हाइट वॉशिंग करनी है सिंगल कोट, 100 मीटर स्क्वायर का एरिया है, तो आपको कितना लाइम चाहिए, आपको चाहिए 10 किलोग्राम लाइम रिक्वायर्ड होगा। तो 2 डेटा हैं, ये दोनों डेटा आपको आने चाहिए क्योंकि एग्जाम में ये पूछ लेते हैं, ठीक है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो मैं इंपॉर्टेंट नोट या जो मैं चीज़ ऐसी बता रहा हूँ जो आपको पहले नहीं बताया, आप उनको अपने नोट्स में अटैच कर रहे होंगे, अलग से लिख रहे होंगे अलग से कॉपी में, या फिर ये जो ई बुक है इस ई बुक को आपने डाउनलोड कर लिया होगा, परचेज कर लिया होगा। अगर आप परचेज नहीं कर सकते तो आप मुझे मैसेज करना, मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा अगर आप नहीं खरीद सकते हैं। या फिर आप सबसे बेटर ऑप्शन ये है कि जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आप इसमें जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं उनसे आपके खुद के नोट्स बनाएंगे आप, तो भी बहुत एक अच्छा ऑप्शन है। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं वर्क डन पर डे पर मेसन के बारे में, कि भाई एक आदमी एक दिन में कितना काम कर लेता है। देखो इसके टॉपिक का नाम आउटटर्न है वैसे तो, ठीक है ना, इसको बोलते हैं आउटटर्न। आउटटर्न का मतलब क्या होता है कि एक आदमी एक दिन में कितना काम कर सकता है, ठीक है ना। अगर वो आदमी फिट है, और अपन ये मान के चलते हैं, हम ये मान के चलेंगे कि जो आदमी काम कर रहा है एकदम फिजिकली फिट है और सही तरीके से वो काम कर रहा है, ठीक है ना, तो एवरेज में कितना काम करेगा उसको बोलते हैं आउटटर्न। तो आप चाहें तो मैं इसकी आपको डेफिनेशंस भी लिखवा देता हूँ और थोड़ा अच्छे तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। तो देखो आप ऐसे लिख सकते हो कि आउटटर्न क्या होता है, क्योंकि हो सकता है अगर कोई एग्जाम वगैरह दे रहा हो तो आपसे रिटर्न एग्जाम अगर कहीं पूछा जाता है वहाँ पर ये क्वेश्चन आ जाए, यूनिवर्सिटी एग्जाम में कोई है तो, ठीक है ना। आउटटर्न का मतलब क्या होता है, आउटटर्न होता है कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क बाय स्किल्ड लेबर in the form of quantity of work per day known as आउटटर्न। मतलब आउटटर्न का मतलब क्या है, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क बाय स्किल्ड लेबर इन द फॉर्म ऑफ क्वांटिटी ऑफ वर्क पर डे नोन एज आउटटर्न। अब इस चीज को, ये तो हो गया टेक्निकल टर्म, ये तो टेक्निकल परिभाषा होगी, टेक्निकल डेफिनेशन होगी जो मैंने बताई। अगर आपको कहीं लिखना है तो आप ये लिख सकते हो। अब समझना ही क्या है, मान लीजिए मेरे पास ऑप्शन है, देखो डिफरेंट प्लेसेस होते हैं। मान लीजिए यहाँ पर कोई पर्टिकुलर प्लेस है और उस प्लेस में क्या है, हार्ड रॉक है, क्या है, हार्ड रॉक है। और यहाँ पर कोई प्लेस है, ये अलग जगह है, कोई दूसरी साइट है, ये फर्स्ट साइट है और ये सेकंड साइट है, दोनों अलग अलग साइट है, ठीक है। और यहाँ पर आपकी क्या है, मान लीजिए यहाँ पर तो हार्ड रॉक थी, या फिर ये कह सकते हो ऑर्डिनरी सॉइल थी आपकी। यहाँ पर आप लिख लो ऑर्डिनरी सॉइल, ये ऑर्डिनरी सॉइल हो गई, यहाँ पर हार्ड रॉक हो गई, या फिर आप कह सकते हो हार्ड सॉइल,
ठीक है ना। हार्ड सोइल हो गई एक हार्ड रॉक हो गई, अलग अलग तरह की मैं आपको सिचुएशंस बना रहा हूँ, ठीक है। और एक हो सकता है केस जहाँ पर आपको फिलिंग करनी है, तो मैं केस लिख देता हूँ अलग अलग आपको बना के। जैसे मान लीजिए ये तो हो गया केस नंबर 1, ये हो गया केस नंबर 2, ये हो गया केस नंबर 3, ये हो गया केस नंबर 4, ठीक है। अब समझना, केस नंबर 1 जो है वहाँ पर तो हार्ड रॉक है, केस नंबर 2 में ऑर्डिनरी सॉइल है। अब कंपेयर करना केस नंबर 1 और केस नंबर 2 में, अगर आपको एक्सकवेशन करना है, ठीक है ना, अगर आपको वहाँ से मिट्टी बाहर निकालनी है, तो बताइए जो हार्ड रॉक है वहाँ पर मिट्टी निकालना आसान होगा या ऑर्डिनरी सॉइल में निकालना आसान होगा। जैसे मान लीजिए मुझे बोला गया कि आपको यहाँ पर क्या करना है कि ये जो मिट्टी है इससे मिट्टी बाहर निकालनी है खोद के, और एक इसमें से मिट्टी खोद के बाहर निकालनी है। आपके पास कितना है, 1 डे है, मतलब एक दिन का, एक दिन है आपके पास में, कितनी मिट्टी बाहर निकाल सकते हो। तो मान लीजिए अगर मैं एक दिन में इस हार्ड रॉक से 1 मीटर क्यूब सॉइल बाहर निकालता हूँ, तो बताइए जो ऑर्डिनरी सॉइल है क्या इससे भी मैं 1 मीटर क्यूब सॉइल बाहर निकालूंगा या इससे ज़्यादा निकालूंगा। तो देखिए मुझे पता है ये हार्ड है तो यहाँ से मिट्टी निकालना बहुत आसान होगा। अगर मैंने एक दिन में 1 मीटर क्यूब निकाल ली है तो ये तो 100% है, ये तो बिल्कुल सही है कि ऑर्डिनरी सॉइल में, नॉर्मल सॉइल में 1 मीटर क्यूब से मैं ज़्यादा निकालूँ, हो सकता है 2 मीटर क्यूब निकालूँ या 3 मीटर क्यूब निकालूँ। ये कंसेप्ट अगर आपको समझ में आ गया तो अब आपको आगे जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो समझ में आ जाएगा। कैसे, जैसे मान लीजिए अगर आपके पास में ऑप्शन नंबर ए, मान लीजिए आपके पास में ऑर्डिनरी सॉइल है, ठीक है। ऑर्डिनरी अगर सोइल है कहीं पर तो उसमें, ये फैक्ट बता रहा हूँ मैं, जो डेटा है वो बता रहा हूँ, तो ऑर्डिनरी सोइल में एक दिन में 3 मीटर क्यूब आप वहाँ से डिगिंग कर सकते हैं या एक्सकवेशन कर सकते हैं। अगर हार्ड सोइल है, हार्ड सोइल है तो उस केस में तो इससे कम खुदाई होगी, यानी कम एक्सकवेशन होगा, यानी कि 2 मीटर क्यूब हो जाएगा। अगर कहीं पर रॉक है, ठीक है ना, ये तो हार्ड सोइल थी और रॉक वाला कंसेप्ट आ गया, अगर वहाँ पर रॉक अवेलेबल है, पत्थर वगैरह है, तो 1 मीटर क्यूब भी आप वहाँ से क्या कर सकते हैं, डिगिंग कर सकते हो। ध्यान रखना ये 3 ऑप्शन है, अगर रॉक है तो 1 मीटर क्यूब भी आप कर पाएंगे, हार्ड सोइल है तो 2 मीटर क्यूब, और ऑर्डिनरी सोइल है तो 3 मीटर क्यूब वहाँ पे एक्सकवेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक्सकवेशन नहीं कर रहे हैं, फिलिंग कर रहे हैं, तो फिलिंग कितनी कर सकते हैं, ध्यान रखना, फिलिंग के केस में आप 4 मीटर क्यूब एक दिन में फिलिंग कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि कहीं पर भी मिट्टी खोदने से बेटर ऑप्शन है कि अगर आप वहाँ पर फिलिंग करते हो तो आप आसानी से कर सकते हैं। किसी गड्ढे में मिट्टी भरनी है तो आप ज़्यादा मिट्टी भर सकते हैं एज कम्पेयर वहाँ पे एक्सकवेशन के, तो वहाँ पर 4 मीटर क्यूब आप क्या कर सकते हो, फिलिंग कर सकते हो। तो डेटा आपका रखना है 1, 2, 3 और 4, एग्जाम में पूछा जा चुका है इसलिए ध्यान रखना। और आप चाहें तो एक नोट और कर सकते हैं, एक चीज़ आप नोट कर सकते हैं अपनी कॉपी में, क्या नोट कर सकते हैं कि आपके कॉस्ट ऑफ अर्थवर्क जो होती है, ठीक है ना, अर्थवर्क में जो कॉस्ट लगती है वो लगभग आपके 0.5% ऑफ टोटल कॉस्ट होती है, ठीक है। मान लीजिए किसी प्रोजेक्ट में अगर 100 रुपये लग रहे हैं आपके, ठीक है ना, अगर किसी प्रोजेक्ट में आपके 100 रुपये खर्च हुए है ना, 100 रुपये खर्च हुए, तो उसमें से लगभग आधा रुपया आपका किस में चला जाएगा, अर्थवर्क में चला जाएगा। तो ये भी आप याद रखना, ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है, एग्जाम में पूछा गया है, तो मैं सोचता हूँ कि जो भी एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ होंगी वो मैं आपको बताता हुआ चलूँ, ठीक है। अब चलते हैं एक एक करके सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ किसके लिए कितना वर्क और कितना वर्क डन होगा। मान लीजिए ब्रिक वर्क है, अब ब्रिक वर्क में भी ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन विद एंड प्लिंथ विद मोटार है, मड मोटार है, तो उसके केस में 1.5 मीटर क्यूब पर डे पर मेसन वर्क होगा। अगर ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर है विद मड मोटार तो 1.25 मीटर क्यूब होगा। अगर ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ विद लाइम और सीमेंट मोटार है तो 1.25 मीटर क्यूब होगा। अगर आपके सीमेंट और लाइम है लेकिन सुपर स्ट्रक्चर में है तो आपके 1 मीटर क्यूब ही होगा। अगर आप आर्च में कर रहे हैं ब्रिक वर्क तो आपके 0.55 मीटर क्यूब ही काम होगा। अगर रेनफोर्समेंट ब्रिक वर्क है तो आपके 1 मीटर क्यूब होगा, और ब्रिक वर्क इन पार्टीशन वॉल है तो 5 मीटर क्यूब पर डे वर्क होगा। तो ध्यान रखना ये पार्टीशन वॉल वाला एग्जाम में पूछा जा चुका है। उसके अलावा आपसे ये भी पूछा जा चुका है, और स्टार्टिंग के ये तीनों ही बेसिकली काम के हैं, ये तीनों ही बेसिकली काम के हैं, और एक आपके ब्रिक वर्क पार्टीशन वॉल वाला काम का है। याद तो आपको सारे करने हैं, लेकिन अगर आपसे याद नहीं होते हैं तो लास्ट में आपके पास ऑप्शन है कि मैं सारे याद ना करके कि 3-4 याद करना चाहूँ या पर्टिकुलर कोई स्पेसिफिक याद करना चाहूँ, तो जो मैं बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट है उनको तो याद करना ही करना है। वैसे इतना ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। आप ध्यान रखना मड मोटार में थोड़ा सा ज़्यादा वर्क किया जा सकता है एज कम्पेयर्ड सीमेंट मोटार के, ठीक है। अब ध्यान रखना सीमेंट मोटार मड मोटार से ज़्यादा काम होगा। और अगर आप प्लिंथ में वर्क कर रहे हैं और सुपर स्ट्रक्चर में कर रहे हैं तो काम ज़्यादा कहाँ होगा, आपके प्लिंथ में ज़्यादा काम किया जा सकता है सुपर स्ट्रक्चर के कंपैरिजन में, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये आपको याद करने का एक तरीका है। दूसरा स्टोन वर्क है, मेसनरी वर्क है, तो उस केस में
तो रैंडम रबल मेसनरी में आपके 1 मीटर क्यूब वर्क किया जा सकता है एक दिन में, कोर्स रबल में आपके 0.8 मीटर क्यूब, असलर स्टोन मेसनरी में 0.40 और स्टेन मेसनरी इन आर्च में 0.40 मीटर क्यूब वर्क किया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं सीमेंट कंक्रीट वर्क की। अगर सीमेंट कंक्रीट वर्क है तो लाइम कंक्रीट एंड सीमेंट कंक्रीट इन फाउंडेशन एंड फ्लोर में 8.5 मीटर क्यूब, लाइम कंक्रीट इन रूफ टेरेसिंग में 6 मीटर क्यूब, आरसीसी वर्क 3 मीटर क्यूब और 2.5 सेंटीमीटर थिक सीसी फ्लोर में 7.5 मीटर क्यूब वर्क होता है एक दिन में। तो आपको एक तो ये वाला याद हमेशा रहना चाहिए और एक ये वाला हमेशा याद रहना चाहिए, ठीक है ना। अगर 2.5 सेंटीमीटर थिक फ्लोर है सीसी फ्लोर तो 7.5, और अगर आपका लाइम कंक्रीट या सीमेंट कंक्रीट है फाउंडेशन और फ्लोर में या प्लिंथ लेवल पर तो उसमें आपके 8.5 मीटर क्यूब है। ओके, अब बात कर लेते हैं अर्थवर्क की। तो अर्थवर्क के लिए मैंने आपको वैसे बता भी दिया है, 1 मीटर क्यूब तो होता है अगर आपके रॉक है, तो हार्ड सॉइल है तो 2 मीटर क्यूब, ऑर्डिनरी है 3 मीटर क्यूब, और अगर फिलिंग का केस है तो फिलिंग के केस में 4 मीटर क्यूब पर डे परमेशन वर्क किया जाता है। ओके, मिसलेनियस वर्क, कुछ ऐसे काम जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जैसे कि 12 मीटर थिक प्लास्टर वर्क है तो 8 मीटर स्क्वायर पर डे परमेशन होगा, पॉइंटिंग वर्क है तो 10 मीटर स्क्वायर होगा, वाइट वॉशिंग है और कलर वॉशिंग है, सिंगल कोट है तो 200 मीटर स्क्वायर होगा, अगर डबल कोटिंग है तो 100 to 105 मीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। अगर 3 कोट है 3 बार कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा 70 मीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। इसके अलावा आप पेंटिंग और डिस्टेम्पर कर रहे हैं लार्ज सरफेस एरिया तो 35 मीटर स्क्वायर होगा, पेंटिंग और डिस्टेम्पर वार्निश इन डोर एंड विंडो में है तो आपको 25 मीटर स्क्वायर होगा। दोनों फर्क है, ये तो लार्ज सरफेस एरिया है जबकि यहाँ डोर एंड विंडो वाला केस है, ठीक है ना। तो ये हो सकता है कोई सरफेस एरिया है वॉल वगैरह है, जबकि यहाँ पर क्या है डोर एंड विंडो, तो डोर एंड विंडो में 25 मीटर स्क्वायर होता है। क्योंकि आपको पता है कि डोर एंड विंडो में क्या होता है, यहाँ पर बड़ी सावधानी से आपको पेंट वगैरह या डिस्टेम्पर वगैरह लगाना होता है, पेंटिंग करनी होती है, जबकि कोई नॉर्मल सरफेस होता है वहाँ पर आप जल्दी जल्दी से ब्रश यूज़ कर सकते हो तो जल्दी हो जाता है, जबकि यहाँ पर क्या लगता है टाइम लगता है थोड़ा सा, ठीक है। चलिए, ये तो इंपॉर्टेंट था, आउटटर्न के बारे में था, और आउटटर्न बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं टर्म ओवरहेड कॉस्ट, जो कि पहले यूज हुई थी फैक्टर अफेक्टिंग द रेट एनालिसिस में। तो ओवरहेड कॉस्ट क्या होती है, तो ध्यान रखना ओवरहेड कॉस्ट जो है एक इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है और ये एक रेगुलर कॉस्ट नहीं होती है, ये इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द रेगुलर कॉस्ट। और जो ओवरहेड कॉस्ट होती है दो टाइप की होती है, एक तो जनरल ओवरहेड कॉस्ट, एक जॉब ओवरहेड कॉस्ट। तो जनरल ओवरहेड कॉस्ट में तो 2-3 चीज़ आती हैं, जैसे कि टैक्स वगैरह जो लग रहे हैं, प्रिंटिंग का जो चार्ज लगता है, ट्रैवलिंग वगैरह का, टेलीफोन बिल वगैरह, तो ये सारे चार्जेस किस में आते हैं, जनरल ओवरहेड कॉस्ट में आते हैं। अब एक क्वेश्चन ये बनता है कि ट्रैवलिंग वाला इसमें कहाँ से आ गया, ट्रैवलिंग कौन करता है। अगर आपके कोई प्रोजेक्ट है, ठीक है, उस प्रोजेक्ट में ट्रैवलिंग वाला चार्ज से क्या मतलब है, ट्रैवलिंग वाले चार्ज से मतलब ये है कि आपको कोई इंजीनियर है, वो पर्टिकुलर इंजीनियर टेस्टिंग से रिलेटेड या किसी पर्टिकुलर मटेरियल से रिलेटेड या किसी रिपोर्ट के रिगार्डिंग कहीं जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो उसको जाने के लिए वहाँ पर क्या होगा कि कुछ ना कुछ ट्रैवलिंग अलाउंस या पैसे वगैरह खर्च करने को देने होंगे, गाड़ी वगैरह भेजनी होगी, या फिर हो सकता है फ्लाइट से जाए वो या ट्रेन से जाए तो उसको क्या है खर्चा पानी देना होगा, ट्रैवलिंग का जो अलाउंस है वो देना होगा। तो आपका खर्चा जेब से तो लगेगा नहीं, तो एक पर्टिकुलर कोई एक सैंक्शन अमाउंट होना चाहिए जहाँ से वो प्रोवाइड किया जाएगा, तो जनरल ओवरहेड कॉस्ट के अंतर्गत वो आएगा। जॉब ओवरहेड कॉस्ट में आपके लेबर कंपनसेशन हो गया, इंश्योरेंस हो गया, रिपेयर हो गया, सैलरी वगैरह हो गई, तो ये जॉब ओवरहेड कॉस्ट के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। तो ये जॉब ओवरहेड कॉस्ट में आएंगे। तो आपको याद रखना है कि जनरल जो ओवरहेड कॉस्ट है वो दो टाइप की, जनरल और जॉब ओवरहेड कॉस्ट। और जो ओवरहेड कॉस्ट है ये एक क्या है, इनडायरेक्ट कॉस्ट है। अब बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द प्रोजेक्ट की। ये प्रोजेक्ट की क्लासिफिकेशन का सिर्फ एक टाइप है जो मैं बता रहा हूँ, इसके अलावा और भी 2-3 टाइप जिनके बेसिस पर आप क्या कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है, छोटा सा लेकिन इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जाम में एसएससी से क्वेश्चन पूछा जा चुका है और स्टेट एग्जाम्स में भी फिर पूछ लिया था। देखो एक चीज़ याद रखना, अगर कहीं एसएससी जेई में से क्वेश्चन बना है तो बहुत ही ब्राइट चांस होते हैं, यानी 100% आप ये मान सकते हैं कि वो टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपके लिए, उससे वापस एसएससी जेई में क्वेश्चन आ सकता है, या फिर स्टेट जेई में या फिर एई में वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना। तो ध्यान रखना कि आपके पास में एक तो है मेजर वर्क, माइनर वर्क और पेटी वर्क, 3 टाइप के आपके पास में क्या है प्रोजेक्ट है। मेजर वर्क किसको बोलते हैं, आप मेजर वर्क बोलते हैं अगर आपको कोई भी प्रोजेक्ट है जिसकी कॉस्ट 2 लाख से ज़्यादा है। अगर आपका माइनर वर्क है यानी कि उसकी जो कॉस्ट है वो 50,000 से 2 लाख के बीच में है। और पेटी वर्क किसको बोलते हैं, अगर आपकी कॉस्ट क्या है 50,000 से कम है। तो यहाँ पर क्राइटेरिया ध्यान रखना, एक तो है 50K, उसके अलावा 50K टू 2 लाख, और एक है 2 लाख से ज़्यादा। अब देखो इसमें देखो 1 2 3 हो गए, लेकिन कई जगह पर आपको बुक्स में या नोट्स में मिल सकता है कि पेटी वर्क जो होता है
20K से नीचे जो होता है वो आपका पेटी वर्क कहलाता है। आपको 50 वहाँ पर नहीं मिलेगा, कई जगह आपको 20K मिलेगा यहाँ पर। तो समझना देखो क्या है वहाँ पर ये हुआ है नोट्स में कई लोगों ने 20K क्यों लिख लिया है। देखो ये जो मैं डेटा बता रहा हूँ ये एक फेमस बुक है BN दत्ता, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको चीज़ें प्रोवाइड कर रहा हूँ। और BN दत्ता आपको पता है 1947 के अराउंड या आज़ादी के टाइम या आज़ादी से पहले की बुक है शायद, ये 1947 से भी पहले की बुक है या फिर उसके आसपास की बुक है, मुझे जहाँ तक ध्यान है BN दत्ता। तो सोचो इतनी पुरानी बुक है, ठीक है, और बहुत ही फेमस बुक है BN दत्ता। मैं उससे रिलेट करके फिर मैं बताता हूँ आपको जो भी डेटा है, ठीक है ना, फैक्ट जो भी चल रहे हैं BN दत्ता के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ या BSR रेट्स के अकॉर्डिंग जो कोड वगैरह उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। तो वो 20K वहाँ पर लोगों ने पता क्यों लिख लिया है, 20K इसलिए लिख लिया है क्योंकि SSC में एक बार क्या है क्वेश्चन आया था इसी से रिगार्डिंग, और उसमें ऑप्शन था 20K। तो लोगों ने क्या है फिर उस 20K को नोट्स में ऐड कर लिया और बोल दिया कि 20K से नीचे जो भी वैल्यू होगी वो किस में आती है, पेटी वर्क में आती है। लेकिन अगर आपको 50 ऑप्शन आता है तो 50 क्या होगा, ज़्यादा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, तो ध्यान रखना। अब बात कर लेते हैं डिफरेंट टाइप के एरियाज़ के बारे में, कितने टाइप के एरियाज़ होते हैं और किस तरह से डील करना है। तो डिफरेंट टाइप के एरियाज़ में सबसे पहला जो एरिया है जो हमारे काम का है, एग्जाम में जो पूछा जाता है, बहुत ही ज़्यादा फेमस है, वो है प्लिंथ एरिया। समझेंगे प्लिंथ एरिया क्या होता है और कौन सी चीज़ प्लिंथ एरिया में है या नहीं है, इस टाइप से के बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो पहले ये समझते हैं प्लिंथ एरिया क्या है। प्लिंथ एरिया क्या है, बिल्टअप कवर्ड एरिया होता है किसी भी बिल्डिंग का। मैंने स्टार्टिंग में बताया भी था कि मान लीजिए आपका अगर कोई प्लॉट है, ठीक है, इतना बड़ा कोई प्लॉट है और उस प्लॉट में सिर्फ और सिर्फ आपने सिर्फ इतने एरिया में ही आपने अपना घर बना रखा है, तो आपका जो कवर्ड एरिया है, बिल्टअप कवर्ड एरिया कौन सा है, ये जो मैंने ब्लैक कलर से हैच करके मैंने बताया है, और जो मैं रेड कलर से हैच करके बना रहा हूँ ये खाली एरिया है, इसमें कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं है। अगर आपसे कोई पूछता है कि इसमें से प्लिंथ एरिया कौन सा है, तो ध्यान रखना ये जो ब्लैक कलर का हैच एरिया है यही आपका क्या है, प्लिंथ एरिया है, ठीक है ना। तो प्लिंथ एरिया क्या है ये समझना चाहिए। इसके अलावा प्लिंथ एरिया की जो मेजरमेंट किया जाएगा वो वॉल को इंक्लूड करता है एक्सक्लूड करता है, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ ले, ध्यान रखना। इट इज मेजर आउटर टू आउटर, यानी कि वॉल जो है उस वॉल को इंक्लूड करता है ये, ठीक है, ये इंक्लूड करके चलेगा, यहाँ पर ध्यान रखना। चलिए अब कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो समझ लेते हैं कि प्लिंथ एरिया में और क्या क्या टॉप चीज़ें हैं, ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमको याद रखने हैं। एक सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है जो एग्जाम में पूछी गई है वो है कोर्टयार्ड या प्लेग्राउंड जो होता है हमारा। कोर्टयार्ड प्लेग्राउंड जो होता है वो कभी भी प्लिंथ एरिया में कंसिडर नहीं किया जाता, यानी इंक्लूड नहीं किया जाता है। अब पहला तो ये समझ लो कि कोर्टयार्ड या प्लिंथ एरिया में क्या मतलब है। देखो कोर्टयार्ड का मतलब ये है कि जो ओपन स्पेस होता है, यानी कि जो खाली जगह होती है वो कहलाती है कोर्टयार्ड। प्लेग्राउंड का तो आपको पता है प्लेग्राउंड क्या होता है, तो ये प्लिंथ एरिया में इंक्लूड नहीं किया जाता, कंसीडर नहीं किया जाता है। इसके अलावा आप ये भी समझ सकते हो कि जैसे मान लीजिए कोई आपका घर है और घर में आपने इस तरह से मकान बनाया था, ठीक है, इस तरह से आपने अपना मकान बना लिया इतने एरिया में, तो जो ओपन स्पेस दिख रहा है आपको जो ब्लैक कलर का हैच एरिया, इसके अलावा तो ये प्लिंथ एरिया में कंसिडर नहीं किया जाएगा। इसके अलावा और कई जगह आपने मकान देखा हो, मकान इस तरह से भी कई बार बनाया था गाँव वगैरह में, कि आपका ये कोई मकान था आपने पूरा बना लिया और बीच में जो मैं शेड करके बता रहा हूँ ब्लैक कलर से, ये तो है आपका ओपन एरिया, और जो येलो कलर से मैं बना रहा हूँ ये आपका वो एरिया है जो बिल्टअप है जहाँ आपने अपना घर बना लिया है। तो बीच में जो ब्लैक कलर का हैच एरिया है, ठीक है, छोटा सा, ये ओपन है, खाली है, तो यही क्या है, इसी को बोलते हैं कोर्टयार्ड, ठीक है ना। कोर्टयार्ड इसी को बोलते हैं, खाली जो जगह होती है इसी को कोर्टयार्ड बोलते हैं, याद रखना। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट लाइन जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, द एरिया ऑफ लिफ्ट सैनिटरी वर्क इज अप टू 2 मीटर स्क्वायर देन इट विल बी इंक्लूडेड इन द प्लिंथ एरिया और वाइस वर्सा। मतलब आपका कोई पर्टिकुलर एरिया है, जैसे कि पर्टिकुलर लिफ्ट का स्पेस है, सैनिटरी वर्क का है, और उसका एरिया 2 मीटर स्क्वायर से ज़्यादा है, ध्यान रखना 2 मीटर स्क्वायर से अगर ज़्यादा है तो उसको आप प्लिंथ एरिया में कंसिडर करेंगे, ठीक है। अगर ये 2 मीटर स्क्वायर से कम है, अगर ये 2 मीटर स्क्वायर से कम है तो इसको आप प्लिंथ एरिया में कंसीडर नहीं करेंगे, ये आप याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 2 मीटर स्क्वायर का जो पर्टिकुलर एरिया है इसको आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट लाइन आपके लिए कि जो कैंटिलीवर पोर्च होता है ये इंक्लूड नहीं किया जाता है प्लिंथ एरिया में, बट अगर आपका सिंपली सपोर्टेड पोर्च है तो वो इंक्लूड किया जाएगा प्लिंथ एरिया में, ठीक है। तो आपके लिए 2-3 चीज़ें काम की यहाँ पर निकल के आई हैं। एक तो ये वाली बात कि आपको जो कोर्टयार्ड है वो कंसीडर नहीं किया जाता है प्लिंथ एरिया में, जो 2 मीटर स्क्वायर का एरिया होता है उससे अगर कम है तो कंसीडर नहीं किया जाएगा। इसके अलावा आपके जो कैंटिलीवर पोर्च होता है, ध्यान रखना, कैंटिलीवर जो पोर्च होगा वो भी इंक्लूड नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये
बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए मैं थोड़ा इसको आराम आराम से समझा रहा हूँ और ज़्यादा जोर दे रहा हूँ प्लिंथ एरिया पर, ठीक है। अब बात कर लेते हैं फ्लोर एरिया पर। एग्जाम में ये भी पूछा जा चुका है कि फ्लोर एरिया रेशियो क्या होता है। तो यार ना, तो दो तरीके से क्वेश्चन आता है। एक तो आपसे पूछेंगे फ्लोर एरिया क्या होता है, एक आपसे पूछेंगे फ्लोर एरिया रेशियो क्या होता है। ध्यान रखना, फ्लोर एरिया किसको बोलते हैं? फ्लोर एरिया आपका हो गया जो आपका टोटल प्लेंथ एरिया है, वो अगर उसमें से आपने माइनस कर दिया वॉल्स का जो एरिया है या इंटरमीडिएट सपोर्ट का जो एरिया वो आपने वहाँ से माइनस कर दिया। मान लीजिए जैसे आपकी कोई ये वॉल है, ठीक है, और इस वॉल में से ये जो वॉल्स हैं आपकी लास्ट में, इन वॉल्स का अगर आप एरिया इंक्लूड करते हो तो पूरा का पूरा जो एरिया है जो आपको दिख रहा है वो पूरा का पूरा एरिया प्लिंथ एरिया में काउंट होगा। लेकिन अगर आप ये वॉल का जो एरिया है और बीच में मान लीजिए यहाँ पर भी कोई सपोर्ट वॉल है वगैरह है, तो इसका अगर एरिया आपने माइनस कर दिया, यानी सपोर्ट्स का एरिया माइनस कर दिया, तो आपके क्या कहलाता है? फ्लोर एरिया कहलाता है। अगर कोई बोले फ्लोर एरिया रेशियो क्या होता है, तो फ्लोर एरिया रेशियो होता है रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ऑल द फ्लोर अपॉन एरिया ऑफ द टोटल प्लॉट। अगर क्वेश्चन में बोलता है फ्लोर एरिया रेशियो, तो आप चाहें तो सिर्फ इतना लिख सकते हैं, ठीक है, और आप चाहें तो मल्टीप्लाई 100 भी लिख सकते हैं। अब कई लोग क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर उन्होंने बोला है फ्लोर एरिया रेशियो, तो रेशियो का मतलब तो होता है पी अपॉन क्यू, ओनली पी अपॉन क्यू। अगर मल्टीप्लाई 100 हो जाता है तो परसेंटेज में चला जाता है। तो भाई होता ये है कि जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर परसेंटेज में लिखते हैं हम। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तब ज़्यादातर हम परसेंटेज में लिखते हैं कि फ्लोर एरिया रेशियो की वैल्यू आई 50% या 60%, इसलिए हम क्या है यहाँ पर परसेंटेज का कई बार मल्टीप्लाई 100 भी लिख देते हैं, कई बार मल्टीप्लाई 100 नहीं भी लिखते हैं। तो अब आपके पास में चॉइस, आप चाहे तो 100 लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते। लेकिन अगर मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन आता है और आपसे पूछा जाता है फ्लोर एरिया रेशियो बताओ, तो आपको सिर्फ इतना ही लिखना है, मल्टीप्लाई 100 नहीं करना है। लेकिन अगर आपके क्वेश्चन में कहीं मल्टीप्लाई 100 है तो वो भी सही माना जाएगा। अगर दोनों दिए हुए हैं तो आप विदाउट मल्टीप्लाई 100 का आप आंसर मानेंगे, यानी कि जो ब्लू कलर के बॉक्स में है इसी को आपको करेक्ट मानना है। ओके, तो ये आपको दोनों तरीके से याद रहना चाहिए क्योंकि एसएससी थोड़ा बहुत वेरिएशन ये करती है। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि एरिया ऑफ जो बालकनी है ये कितना इंक्लूड करता है, तो एरिया ऑफ बालकनी इंक्लूड अप टू 50% इन फ्लोर एरिया। तो मान लीजिए अगर आपकी बालकनी है और बालकनी का एरिया है कितना, 5 मीटर स्क्वायर, तो इसका 2.5 मीटर स्क्वायर एरिया ही किसमें काउंट किया जाएगा? फ्लोर एरिया में काउंट किया जाएगा, ठीक है। तो बालकनी का 50% एरिया ही फ्लोर एरिया में इंक्लूड किया जा सकता है, ठीक है, इंक्लूड किया जाएगा कितना? 50%। ये एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, इसके अलावा ध्यान रखना, द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ द फर्स्ट फ्लोर इज डिक्रीजेज बाय 15% अप्रोक्स एज कंपेयर टू द ग्राउंड फ्लोर कंस्ट्रक्शन वर्क। तो ध्यान रखना, अगर आपने एक मंजिल एक स्टोरी नीचे बना ली, उसके ऊपर फिर दूसरी स्टोरी बना रहे हैं, तो मान लीजिए अगर नीचे की बिल्डिंग में 100 रुपये का खर्चा आया है, तो ऊपर की जो स्टोरी होगी उसमें कितना का खर्चा आएगा? लगभग 85 रुपये का ही खर्चा आएगा, यानी 15 रुपये की आपकी क्या हो जाएगी? बचत हो जाएगी। ये अप्रोक्सीमेटली डेटा है, एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए आपको ये याद होना चाहिए, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है। ओके, ध्यान रखना, जो फ्लोर एरिया जो मेजर किया जाता है इनर टू इनर डायमेंशन में किया जाता है, और जो इंटरमीडिएट सपोर्ट होते हैं उनको इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है, एक्सक्लूड किया जाता है। तो ये जो लास्ट वाली लाइन है ये आपको कहीं ना कहीं जो आपकी कन्फ्यूजन्स हैं प्लिंथ एरिया को लेकर और फ्लोर एरिया को लेकर, उस कन्फ्यूजन को दूर करने का काम आएगा। क्योंकि प्लिंथ एरिया जो है, उस प्लिंथ एरिया आपके आउटर टू आउटर डायमेंशन होती है, जबकि फ्लोर एरिया में इनर टू इनर होती है। यहाँ पर आपके इंटरमीडिएट सपोर्ट का जो एरिया है उसको हटाया जाता है, जबकि वहाँ पर ऐसा नहीं किया जा सकता है। ओके, अब बात कर लेते हैं सर्कुलेशन एरिया की। थोड़ा सा धीरे धीरे आराम से पढ़ा रहा हूँ, इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। देखो, सर्कुलेशन एरिया का मतलब ये है कि मान लीजिए आप किसी मकान में रहते हैं, 2-3 मंजिल का मकान है, तो आप एक जगह से, मान लीजिए आप नहीं है, ये मैं खुद हूँ, और मैं यहाँ से यहाँ जाना चाहता हूँ, ठीक है ना, पर्टिकुलर प्लेस है, यहाँ जाना चाहता हूँ, तो यहाँ जाने के लिए हो सकता है मैं वॉक करते हुए उसी फ्लोर पर जाऊँगा, मे बी मुझे डाउन नीचे जाना है, नीचे वाले फ्लोर पर जाना है, हो सकता है मुझे ऊपर वाले फ्लोर पर जाना है। तो अब क्या होगा, आप अगर एक ही फ्लोर पर मूव करते हो, तो अब मूव करने के लिए जो आप एरिया काम में लेते हो, तो वो तो कहलाता है आपका हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन एरिया। अगर आप किसी ऊपर वाले फ्लोर पर जाते हो या नीचे वाले फ्लोर पर आते हो, तो वो कहलाता है आपका वर्टिकल सर्कुलेशन एरिया। तो ध्यान रखना, द एरिया इज जनरली यूज बाय पर्सन फॉर द मोमेंट पर्पज। तो जो आपका मोमेंट पर्पज के लिए जो एरिया काम में आता है वो कहलाता है सर्कुलेशन एरिया। अब ये कितना है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दो टाइप का होता है। तो वर्टिकल समझना क्या होता है, दिस एरिया इज यूज्ड बाय द पर्सन बाय बिल्डिंग फॉर वर्टिकल मूवमेंट सच एज स्टेयरकेस, लिफ्ट। तो आपके बेस्ट एग्जांपल है स्टेयरकेस और लिफ्ट जो होती है, इसका आप यूज करते हो
ऊपर नीचे जाने के लिए ऊपर के फ्लोर पर जाना है, नीचे के फ्लोर पर आना है, तो क्या होता है, स्टेयर लिफ्ट का यूज किया था। तो ये किस में आता है, वर्टिकल सर्कुलेशन एरिया में आता है। अप्रोक्सीमेटली 4 से 5% जो आपका एरिया है उस टोटल प्लिंथ एरिया का 4 से 5% एरिया किस में काउंट किया जाता है, वर्टिकल सर्कुलेशन एरिया में आता है। ठीक है, तो लगभग 4 से 5% एरिया किस में आएगा, वर्टिकल सर्कुलेशन एरिया में आएगा। बात कर लेते हैं हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन एरिया की। तो द एरिया इज यूज्ड फॉर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट सच एज लॉबी, कॉरिडोर, वरामदा। अगर आप हॉरिजॉन्टल की बात करें तो आपको पता है कि अगर आपको एक रूम से दूसरे रूम में जाना है या एक प्लेस दूसरे प्लेस में जाना है तो आप हो सकता है वो आपको कोई गैलरी बनी हुई है, कॉरिडोर बना हुआ है, उसके थ्रू आप जाएंगे, कोई लॉबी बनी हुई उससे घूम के जाएंगे, या बरामदा वगैरह उसके नीचे से निकल के जाएंगे। तो ये क्या है, ये कहलाते हैं आपके हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन एरिया में। और लगभग 10 से लेके 15% एरिया क्या होता है, हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन एरिया में आता है। तो ध्यान रखना, हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन एरिया ज्यादा होता है वर्टिकल सर्कुलेशन एरिया से। ओके, याद रहेगा, अच्छे तरीके से याद करना है आपको, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा काम के नोट्स हैं। अब बात कर लेते हैं कारपेट एरिया की। देखो कारपेट एरिया क्या होता है, द एरिया इज ऑल्सो कॉल्ड लिविंग एरिया और यूजेबल एरिया। यानी कि ऐसा एरिया जहां पर आप लिविंग के लिए या यूज ज़्यादातर डायरेक्टली यूज के लिए काम में लेते हैं वो कहलाता है कारपेट एरिया। अब समझना कारपेट एरिया में क्या क्या आता है, कारपेट एरिया इक्वल टू फ्लोर एरिया माइनस सर्कुलेशन एरिया प्लस नॉन यूजेबल एरिया। ये जो आपका मैंने बॉक्स बना के यहाँ पर ये लिखा है फॉर्मूला, ये आपको बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहेगा समझने के लिए कि कारपेट एरिया क्या होता है। तो ध्यान रखना, कारपेट एरिया में मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपका जो फ्लोर एरिया है वो कारपेट एरिया हो जाएगा अगर आपके उस बिल्डिंग में सर्कुलेशन एरिया नहीं है या नॉन यूजेबल एरिया नहीं है तो, या फिर अगर नॉन यूजेबल एरिया वहाँ पर है तो उसको घटा दो और सर्कुलेशन एरिया उसको घटा दो, तो आपका क्या बन जाएगा, कारपेट एरिया बन जाएगा। समझ में आया, तो ये कहलाता है आपका कारपेट एरिया। अब समझना, कारपेट एरिया जो होता है किसी भी कॉमर्शियल बिल्डिंग में अप्रोक्सीमेटली 60 to 75% होता है टोटल प्लिंथ एरिया का। और ये इंपॉर्टेंट नोट है, इंपॉर्टेंट नोट है ये, नोट नंबर 1 और नोट नंबर 2। रेजिडेंशियल अगर बिल्डिंग है तो यहाँ पर लगभग 50 से लेके 65% का जो एरिया होता है वो आपका क्या होता है, आपका कारपेट एरिया होता है। अगर आपकी ये कौन सी बिल्डिंग है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग है। लेकिन हमारा जो क्राइटेरिया होता है, हम ये सोच के चलते हैं, तो हम ये मान के चलते हैं कि हमको जो प्रोवाइड करना है वो लगभग 65% प्रोवाइड करना है। देखो बात क्या है, 50 से लेके 65% तक होता है ये वैल्यू, लेकिन जब हम डिजाइन करेंगे, जब हम बनाएंगे, तो हम ये सोचते हैं कि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम यानी 65% तक हम क्या बनाएं, कारपेट एरिया बनाएं, यानी यूजेबल एरिया काम में लें, कम से कम जगह फालतू छोड़ें। ठीक है, ये समझना आप। तो 60 से 75 और 50 से 65 का ध्यान रखना, कॉमर्शियल में अलग होता है और आपके रेजिडेंशियल बिल्डिंग में अलग होता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे टेक्निकल सैंक्शन है, किसके पास में कितनी पावर होती है, उससे रिलेटेड पॉइंट है। उसके अलावा अमाउंट है, सैंक्शन अमाउंट, किस चीज़ के लिए कितना अमाउंट सैंक्शन किया जाता है। उसके अलावा एक छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनके बारे में बात करनी है। और फिर हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है वैल्यूएशन। तो मैं सोच रहा हूँ वीडियो अगर बन रहा है तो 10 मिनट का वीडियो और सही, मैं आपको ये चीज़ें भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो समझते हैं टेक्निकल सैंक्शन जो अमाउंट है इसके बारे में। तो समझना, ये क्या है, पावर्स हैं, ये पावर एक्सेप्टिंग ऑफ द टेंडर है। बेसिकली ये इस टॉपिक का पार्ट नहीं है, लेकिन इसमें इंक्लूड इसलिए कर रहा हूँ कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस रिलेवेंट भी अगर मैं बना देता हूँ और आपके दिमाग में कहीं ना कहीं एक इमेज बना देता हूँ तो ये आपके लिए काम का हो जाएगा, क्योंकि एसएससी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अब समझना, टेंडर जो है उस टेंडर को एक्सेप्ट करने की पावर किसमें कितनी है उसके बारे में समझते हैं। तो समझना, अगर आपको कोई चीफ इंजीनियर है तो चीफ इंजीनियर के पास में फुल पावर है कि वो अगर आपका 1 करोड़ का टेंडर है तो भी एक्सेप्ट कर सकता है, 70 लाख का टेंडर है तो भी वो एक्सेप्ट कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है, उसके बारे में सोच सकता है, समझ सकता है। चीफ इंजीनियर के पास में फुल पावर है। अगर सुपरिटेंडिंग इंजीनियर है तो उसके पास में 50 लाख तक का कोई टेंडर है तो उसके बारे में वो क्या कर सकता है, सलाह मशवरा कर सकता है, हाँ ना बोल सकता है कि एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है, उसकी जिम्मेदारी। लेकिन अगर 50 लाख से ऊपर है तो क्या बोलेगा कि सर मेरे हाथ में नहीं है, मैं चीफ इंजीनियर के साहब के पास में जाऊँगा, वही फैसला लेंगे कि ये टेंडर एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। ओके, अगर कोई एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है तो 10 लाख तक के टेंडर को सॉल्व करेगा, यानी 10 लाख तक के टेंडर के जितने भी मामले हैं उनको कौन सुलझाएगा, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। जो सब डिविजनल इंजीनियर होता है वो 20,000 से लेकर 40,000 तक के जो छोटे छोटे टेंडर होते हैं या रिपेयरिंग से रिलेटेड जो भी वर्क होते हैं उनको कौन देख सकता है, सब डिविजनल इंजीनियर देख सकता है। और जूनियर इंजीनियर के पास में कितनी पावर है, जूनियर इंजीनियर के पास में पावर है 0, यानी 1 भी रुपए का वो टेंडर ना तो एक्सेप्ट कर सकता है ना रिजेक्ट कर सकता है, उसके पास में कोई भी पावर नहीं होती है। तो ध्यान रखना, जूनियर इंजीनियर के पास में कोई भी पावर नहीं होती है एक्सेप्टिंग रिगार्डिंग द एक्सेप्ट द टेंडर। ओके, चलिए अब 2-3 इंपॉर्टेंट नोट है वो भी समझ लेना। मेजरमेंट जो बुक होती है, जो मैंने बताई थी मेजरमेंट बुक क्या होती है, तो मेजरमेंट बुक क्या है,
मेजरमेंट बुक इज कंसिडर्ड एज द बाइबल ऑफ द जेई। तो जूनियर इंजीनियर के लिए बाइबल का काम करती है कौन? मेजरमेंट बुक। तो ध्यान रखना इस पॉइंट को। इसके अलावा चीफ इंजीनियर द हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। तो चीफ इंजीनियर क्या होता है? हेड होता है एडमिनिस्ट्रेटिव इंजीनियर का, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का। इसके अलावा सुपरिटेंडिंग इंजीनियर इज द हेड ऑफ द सर्कल। और जो सर्कल होता है उस सर्कल का हेड कौन होता है? सुपरिटेंडिंग इंजीनियर होता है। जबकि एडमिनिस्ट्रेटिव का हेड कौन होता है? चीफ इंजीनियर होता है। तो ये 3 पॉइंट है, ये आपको याद करना है, ठीक है। अब अमाउंट सेक्शन किसके लिए कितना करना है और जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो गया, 35 मिनट का वीडियो हो चुका है, ठीक है। और वैल्यूएशन के भी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं, आपको लग रहा है ये काम के वीडियो हैं, तो इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। जितने ज़्यादा आप शेयर करेंगे, जितना ज़्यादा व्यूज़ होंगे, उतनी ही जल्दी मैं इन नेक्स्ट वीडियोज़ को अपलोड करूँगा। पूरे कोर्स को जल्दी जल्दी करवाने की कोशिश करूँगा। और SSC JEE के जितने भी क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उनको भी मैं सॉल्व करवाऊंगा, सभी के सभी क्वेश्चंस को। ओके, तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। इसके अलावा जो मैंने डाउट ग्रुप बनाया है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम लिंक है वो भी प्रोवाइड किया है, व्हाट्सअप का भी लिंक प्रोवाइड किया है, मेरा एक अदर्स यूट्यूब चैनल उसका भी लिंक प्रोवाइड किया है। तो जितना ज़्यादा आप डिस्क्रिप्शन में जो चीज़ें उनको पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा नॉलेज मिलेगी, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।